प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का अध्ययन करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। जहाँ कबीर ने ज्ञान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए है, वहीं जायसी ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। प्रेमाश्री धारा के इन कवियों को सूफी कवि भी कहते हैं। इन कवियों के सूफी काव्य के विषय में जो वर्णन किया है, आलोचकों ने सूफियों के विषय में ये कहा है कि सूफी शब्द सूफ से बना मानते हैं, जिसका अर्थ है सफ़ेद ऊन का बना हुआ। सूफी कबीर फकीर सरल त्यागपूर्ण जीवन अपनाते हुए अपने मोटे सफ़ेद ऊन के कपड़े पहनते थे और परमात्मा प्रेम में मग्न रहते थे, इसलिए उनको सूफी कहा जाता था। सूफी परमात्मा की प्राप्ति का साधन प्रेम मानते थे। सूफी लोग पीर यानी गुरु को अधिक महत्व देते थे। वे संगीत प्रेमी भी थे। इन सब बातों के कारण कट्टर मुसलमान की अपेक्षा हिंदू धर्म के वे अधिक निकट थे। भारत में सूफी संप्रदाय का आरंभ सिंध से हुआ माना जाता है। प्रेमाश्री धारा के प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में मैं बता रही हूँ। प्रेम मार्गी कवियों की प्रेम गाथाएं भारतीय चरित्र काव्यों सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर की गई है। इनमें ईश्वर वंदना, पैगंबर की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा के साथ कथा का आरंभ किया जाता है। इनकी भाषा अवधी है, जिसमें लोक प्रचलित शब्दों का बाहुल्य है। इनका रचना दोहा चौपाई से हुई है। चौपाई छंद अवधि के लिए विशेष उपयुक्त है। प्रबंधात्मक काव्य के लिए ये शैली उपयुक्त मानी जाती है। ये कथाएं प्रायः हिंदू जीवन से संबंध रखती है और इनमें भौतिक प्रेम तथा ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि इनको लिखने वाले प्राय मुसलमान थे, जिन्होंने हिंदू धर्म का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कुतुबन, मंजन, जायसी, उस्मान, नूर मोहम्मद, असैद, मुल्ला दाउल इत्यादि थे। अब हम जायसी के प्रेम भावना या प्रेम वर्णन को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जायसी ने लिखा है, यह मानव हृदय भला किसे प्यार करेगा, वे परम सुंदर है, परम महान है, आह साक्षात सौंदर्य स्वरूप है, महत्व स्वरूप है। इस संसार में भला और कौन है जो उनसे अधिक सुंदर हो। उन्हें छोड़कर इस दुनिया में भला और कौन हमारा प्रेम पात्र हो सकता है। अतः वही हमारे पति हों, वही हमारे प्रेमास्पद हो। स्वामी विवेकानंद के ये विचार हमें प्रेम की गहराई, प्रेम की अलौकिकता और प्रेम की रहस्यमयी स्थिति की ओर जाते हैं। जायसी का पद्मावत इसी प्रेम की स्थिति को उजागर करता है। कवि का हृदय प्रेमिल संदर्भों के लौकिक अलौकिक किनारों का स्पर्श करते हुए एक ऐसे बिंदु पर समाप्त होता है जहाँ शांति, करुणा और त्याग है। प्रेम से संबंधित जो अन्य वृत्तियाँ हैं, उन सब का सूक्ष्म समावेश पद्मावत की कथा में आद्यंत दिखाई देता है। नायक रत्नसेन प्रेमी के रूप में सामने आता है। वह प्रेम साधक है और पद्मावती ब्रह्म को पाने के लिए सर्वस्व छोड़कर भिखारी हो जाती है। प्रेम भावना। जायसी की प्रेम भावना में भारतीय और फारसी दोनों ही पद्धतियों का समान योग है, इसलिए उसमें लौकिकता से अलौकिकता देखने को मिलती है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि इस प्रेम कथा में हृदय को द्रवित करने वाली शक्ति है और मन को आकृष्ट करने की अपूर्व क्षमता है। इतनी चिंताकर्षक, मनमोहक और हृदय द्रावक कथा बनने का एकमात्र कारण यही है
कि यहाँ लौकिक प्रेम को पारलौकिक प्रेम का उच्च स्थान दिया गया है। मानवीय प्रेम को देवी प्रेम की श्रेष्ठ उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रेम अकथ है, शब्दों के बंधन से परे है। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दाम्पत्य जीवन, श्रद्धा और प्रणय आदि सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रेम श्रृंगार का ही एक रूप है। प्रेम आत्मसमर्पण, आत्म बलिदान और त्याग की अपेक्षा रखता है। सूफी कवियों ने प्रेम की इसी विशिष्टता के कारण इसे कठिन मार्ग कहा है। जायसी ने कहा है, प्रीति बेल जनि उर्झे कोई, अर्झी मुए न छूटे सोई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में प्रेम की 4 प्रणालियों की चर्चा की है। सबसे पहले यह प्रेम है जो आदि काव्य रामायण में चित्रित है। इसकी स्थिति का विकास विवाहेत्तर काल में होता है। वह प्रेम सीता में है। वह विलासिता और कामुकता से काफ़ी दूर है। दूसरी प्रकार का प्रेम वह है जो विवाह से पूर्व दिखाई देता है और विवाह जिसका परिणाम होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोवंशीय का प्रेम इसी प्रकार का संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों का इसमें सुंदर विधान होता है। तीसरी प्रकार का प्रेम वह है जो प्राय राजाओं के अंतःपुर और उद्यान आदि से संबंधित होता है। इसमें सपत्नियों के द्वेष और विदूषक आदि के हास परिहास का चित्रण होता है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और कर्पूर मंजरी इसके उदाहरण हैं। चौथे प्रकार का प्रेम वह है जो गुण श्रवण, चित्त दर्शन और स्वप्न दर्शन आदि के माध्यम से बैठे बिठाए उत्पन्न होता है तथा नायक व नायिका को मिलने की प्रेरणा देता है। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम इसी प्रकार का है। आचार्य शुक्ल के इस विभाजन के बाद स्पष्ट है कि पद्मावत में वर्णित प्रेम चौथे प्रकार के अंतर्गत आता है। पद्मावत के प्रेम में सूफियों की मसनवी शैली का भी प्रभाव आया है। भारतीय प्रेम में जहाँ पति पत्नी को प्राप्त करने के लिए तड़पती हैं, दूसरे शब्दों में आत्मा को पत्नी व परमात्मा को पति के रूप में मानकर आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करने में तड़पती है, वहीं सूफी पद्धति में स्त्री को परमात्मा मानकर पुरुष रूपी आत्मा उसे प्राप्त करने के लिए तड़पता दिखाई देता है। इस प्रेम की तड़फन में विवशता है, गहनता है, दिव्यता है, व्यापकता है। जायसी के प्रेम वर्णन की विशेषताएं इस प्रकार है। लौकिकता। पद्मावत के प्रेम का लौकिक पक्ष स्पष्ट है। यह रत्नसेन और पद्मावती के मनोभावों का वाहक है। इसमें पर्याप्त सजीवता, सरसता और मार्मिकता है। भोग प्रधान दाम्पत्य प्रेम नागमती के हृदय में विद्यमान है। रत्नसेन जब पद्मावती की प्राप्ति के लिए चलने की तैयारी करता है, उस समय नागमती के हृदय में भोग भावना पर आधारित प्रेम का लौकिक पक्षी दिखाई देता है। नागमती के ये शब्द इस संदर्भ में द्रष्टव्य है। अब को हम ही करही भोगी, हम साथ होई जोगिनी। ये दाम्पत्य भाव जिसमें प्रेम का स्वरूप दिखाई देता है, ऐसा ही वात्सल्य भाव वलित प्रेम उस समय देखा जा सकता है जब रत्नसेन जोगी होकर सिंघलदीप जाने लगता है। तब उसकी माता उसे वात्सल्य भाव से दुलराती है। सख्य प्रेम की झलक पद्मावती की विदाई वेला में उस स्थल पर दिखाई देती है जब रत्नसेन के साथ जाने के पहले अपनी सखियों से गले मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पद्मावत में जायसी ने लौकिक प्रेम के विविध स्वरूपों की झांकी यथावसर यथास्थान प्रस्तुत की है। यही लौकिक प्रेम आगे चलकर समुन्नत होता हुआ आध्यात्मिक प्रेम का स्थान ग्रहण कर लेता है। आध्यात्मिक प्रेम। पद्मावत में आध्यात्मिकता या अलौकिकता प्रेम व्यंजना की बड़ी गहनता से चित्रित हुआ है। रत्नसेन और पद्मावती का जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम है। दोनों का यह प्रेम साधन नहीं स्वयं साध्य है। आराध्य नहीं स्वयं आराधना नहीं स्वयं आराध्य है। कल्पना नहीं सब स्वयं संकल्प है। भावना नहीं स्वयं भाव्य है। धारणा नहीं स्वयं धार्य है। चिंतना नहीं स्वयं चिंतन है। कामना नहीं स्वयं काम्य है। संवेदना नहीं सब स्वयं संवेद्य है। ज्ञाता नहीं स्वयं ज्ञेय है। प्रमाण नहीं सब स्वयं प्रमेय है। इस प्रेम का वर्णन जायसी ने विशदता और मार्मिकता के साथ तो किया ही है, इसमें दिव्यता और अलौकिकता भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। यही कारण है कि यह प्रेम समुद्र से भी अधिक अगाध, पर्वत से उन्नत,
स्वर्ग से भी दिव्य और सूर्य चंद्र की ज्योति से भी अधिक दीप्त और शीतल है। जायसी ने कहा है, प्रेम पंथ जो पहुँचे पारो, बहुरिन आय मिले ए छारो। अगला बिंदु है प्रतीकात्मकता। जायसी ने प्रेम की व्यंजना कतिपय प्रतीकों के माध्यम से की है। रत्नसेन और पद्मावती के प्रतीक तो स्पष्ट है ही, सिंगलगढ़ भी परम धाम का प्रतीक लिए हुए हैं। इसी प्रकार इस गढ़ का वर्णन बड़े मनोयोग से किया गया है। इसकी ऊंचाई उतनी है कि इसमें सूर्य और चंद्र के रथों को टकरा जाने का भय है। उन्हीं पाताल में सर्प और वासुकी की पीठ पर है। अतः स्पष्ट है जायसी ने कतिपय प्रतीकों की शैली में अपने आध्यात्मिक प्रेम को निरूपित किया है। अनन्यता, त्याग, तपस्या और वैराग्य। जायसी की प्रेम पद्धति में अनन्यता, त्याग, तपस्या और वैराग्य का पुट है। पद्मावती को रत्नसेन और रत्नसेन के लिए पद्मावती के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अपेक्षित नहीं है। रत्नसेन अप्सरा रूपिणी पार्वती की भी अपेक्षा करता है। पद्मावती को छोड़कर रत्नसेन की कैलाश की भी कामना नहीं है। हो कविलास का ले करहूँ, सोई कविलास लागी ओई मरहूँ। रत्नसेन पद्मावती का अनन्य प्रेमी है। उसके प्रेम में त्याग भी समाया हुआ है। इसका कारण यह है कि जायसी प्रेम के भोग की नहीं, त्याग की वस्तु मानते हैं। इसमें राग की अपेक्षा वैराग्य की गंध है। राजा का सब कुछ छोड़ देना उसके प्रेम में वैराग्य भाव की प्रतीति कराता है। विकार रहित, भोग रहित और ऐष्णाओं से रहित होकर भी साधक और त्यागी की भांति ही प्रेम को पाया जा सकता है। कवि की ये पंक्तियाँ, साधन सिद्धि न पाई, जो लही साधन तप। अगला बिंदु आता है कष्ट, पीड़ा और विघ्नों का आधिक्य। जायसी की प्रेम साधना सरल नहीं है, वह तो अत्यंत दुर्गम, दुस्साध्य है। यही कारण है कि इस प्रकार के प्रेम पाश में पड़कर प्रेमी प्राणों का दान करके ही मुक्त हो पाता है। स्पष्ट ही इस साधना में अनेक कष्ट है। ये कष्ट प्रिय प्राप्ति के पहले तक ही की स्थिति के द्योतक है। मिलने पर तो जन्म जन्मांतर के दुखों का निवारण हो जाता है। तब लगी दुख प्रीतम नहीं मेटा, जब मेटा जन मन दुख मेटा। फारसी शैली का प्रभाव। पद्मावत की प्रेम कथा फारसी पद्धति से प्रभावित है। तभी तो पद्मावत में प्रेमी रत्नसेन की आंखों से रक्त के आंसू गिरते हैं। नागमती की आंखों से भी रक्त और मांस गिरते हैं। उसके रुदन से वह घुंघुचियों के ढेर लग जाते हैं। वीर बहुटियाँ रेंगने लग जाती हैं। समस्त सृष्टि भीग जाती है। पलाश लाल हो जाते हैं। बिंबाफल भी लाल हो जाते हैं। हड्डियाँ सूख जाती हैं और नसें तांत हो जाती है। उदाहरण है, हाड़ भय सब किंकरी, नसे भय सब तांती। अगला बिंदु, प्रेम साधना तो है पर मरण की प्रतीति भी करा जाता है। रत्नसेन हो यहाँ अमरपुर जहाँ, यहाँ मरणपुर आए कहाँ, कहकर उसके तथ्य की प्रतीति करता है। अगला बिंदु है, प्रेम के सहारे ही मुक्ति प्राप्त होती है। वही सौंदर्य का विधायक भी है। पद्मावती सौंदर्य जलधि है और प्रेम लोक एक ज्योतिर्लोक है। अगला बिंदु है, प्रेम के मार्ग को लौकिक साधनों से नहीं पाया जा सकता। उसके लिए वैरागी, तपस्वी और त्यागी बनना पड़ता है। प्रेम का मार्ग तो लौकिक साधनों से नहीं पाया जाता, उसके लिए वैरागी, तपस्वी और त्यागी बनना पड़ता है। प्रेम पथ सूलियों का पथ है जिस पर वही चढ़ सकता है जो आत्मसमर्पण और त्याग का प्रेमी हो। प्रेम साधना के बीच अनेक बाधाएं हैं, किंतु शरीरासक्ति सबसे बड़ी बाधा है। साधना के बीच ये शरीर बाधा बनकर आता है। और अंतिम बिंदु है कि जायसी की प्रेम साधना में काम को भी स्थान प्राप्त है। वह एकदम निषिद्ध नहीं है। यदि वह प्रेम के साथ आता है तो वह स्पर्शनीय है। जायसी ने काम, मार्थ, अनंग आदि शब्दों का प्रयोग प्रेम प्रसंगों में बिना किसी संकोच के साथ किया है। पति के साथ काम क्रीड़ा स्त्री का एक आवश्यक धर्म माना गया है। इस प्रकार जायसी का यह जो प्रेम वर्णन है बहुत ही अलौकिक है और अनोखा भी है। धन्यवाद।